कभी कभी क्या होता है, इट डजंट हैव टू एस्केलेट टू दैट लेवल. आप अगर किसी स्टूडेंट के खिलाफ अगर एक प्रोसेस शुरू करते हैं, हाँ, कि उसने ऐसे किया है, तो वो रिकॉर्ड में चला गया, उसका पूरा वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में, क्योंकि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वाली बात है, अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में कई महीने निकल जाएंगे. फिर एक बात समझ लेनी है, यहाँ पर एकदम कंफ्यूजन है. हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जूरिस्प्रूडेंस और दुनिया के लगभग सब देशों का जूरिस्प्रूडेंस इस सिद्धांत पे चलता है गिल्टी अनटिल कि 100 अपराधी छूट जाएं पर एक भी बेकसूर को सजा ना मिले. सुनिए मोसेस मेमोनाइट्स की बहुत फेमस स्टेटमेंट है और हमें बट इट डजंट हैपन इन प्रैक्टिस. इट हैपन्स एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक केसेस. केवल 3 तरह के मामलों में ऐसा नहीं होता है जनरली. कौन कौन से? एक एट्रोसिटीज एक्ट में जानबूझ के ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें प्रिज्यूम्ड इंटेंशन मानी जाती है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुभाष काशीनाथ कोई मामला था जिसमें इस चीज़ को हटा दिया था. बहुत हंगामा हुआ था. फिर पार्लियामेंट ने फिर से पास किया जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है 89 वाला, 18 में फिर से पास हुआ. अब भी वही है. पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के पृथ्वीराज चौहान वाले मामले में फिर से थोड़ा सा बैलेंस कर दिया है कि इतना ब्लंटली आप नहीं कर सकते. दूसरा आईपीसी सेक्शन 498A में था, विवाहित महिलाओं के पक्ष में था, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग थी कि विवाहित महिला अपना घर छोड़ के रहती है वहाँ पर, तो संभावना है कि टॉर्चर हो रहा हो, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन देना चाहिए. मिसयूज़ हुआ, यूज़ भी हुआ, अनयूज़ भी हुआ. ऐसी हज़ारों महिलाएं होंगी जिनके साथ टॉर्चर हुआ होगा पर वो कंप्लेंट नहीं कर पाई होंगी. ऐसी भी होंगी कि टॉर्चर हुआ कंप्लेंट की, और कुछ ऐसी भी होंगी कि टॉर्चर नहीं हुआ तब भी कंप्लेंट की. बड़े सारे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स के भी बड़े सारे ऐसे रूल्स हैं जो मिसयूज हो जाते हैं. होते हैं ना. और मिसयूज होगा इससे रूल ना बना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही दिक्कत की बात है. लेकिन एट्रोसिटीज एक्ट वाली बात इन रेगुलेशंस में नहीं है. इसमें कोई इम्प्लाइड मीनिंग नहीं है कि मान के चलेंगे कि गिल्टी है ही ये व्यक्ति. इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं, इसमें तो लिखा ही नहीं है. और मेरे तो क्रिटिक इन रेगुलेशंस को लेके जो है उसमें ये भी है क्योंकि प्रोसेस लिखना चाहिए साफ साफ. कोई टाइमलाइन भी तो देना होना चाहिए ना. टाइमलाइन दे रखी है, टाइमलाइन दी हुई है. इतने 3 महीने में 2 महीने में खत्म करे. टाइमलाइन दे रखी है कि जैसी कंप्लेंट आएगी 24 घंटे में इक्विटी कमेटी बैठेगी, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी, उसके 7 दिन के अंदर एक्शन होगा, ये दिया हुआ है. उसके 30 दिन के अंदर अपील का राइट है और उसके 30 दिन के अंदर ओम्बुड्समैन अपील को फाइनल कर देगा. वो सब लिखा हुआ है. बल्कि टाइमलाइन बहुत फास्ट है. ये क्रिटिसिज्म है कि जल्दबाजी के चक्कर में ऐसा ना हो कि नहीं. इक्विटी कमेटी में जो कोरम है 4 मेंबर्स का है, वो 10 के 10 बैठेंगे. स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका मिसयूज बहुत होगा बिकॉज व्हाट दे आर सेइंग इज कि जैसे पीएचडी के लिए 2 पोजीशंस हैं, हाँ, एक जीसी का होगा या एक SC/ST का होगा. तो बिकॉज देयर आर ओनली 2 पोजीशंस, किसी के अगेंस्ट अब इजीली कह दो कि इसने ही हैज़ वायलेटेड, ही हैज़ डन डिस्क्रिमिनेशन. उसके 6 महीने तो निकल गए अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में, एंड इन दैट प्रोसेस किसी और को मिल जाएगा. नहीं, मतलब ये एप्रीहेंशंस हैं, हो सकता है कि सच हो. मेरी समझ में ऐसा नहीं है. क्यों नहीं है? इस कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है रेगुलेशंस में कि अगर कंप्लेंट हो गई तो हम तब तक गिल्टी मानेंगे जब तक आप बेकसूर साबित ना हो. जैसा कुछ भी नहीं है. कंप्लेंट से क्या है? मेरे खिलाफ कोई 10 FIR करवा दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक साबित ना हो उस FIR की क्या वैल्यू है मेरे लिए? फेक केसेस बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे. हो सकते होंगे फेक केसेस, लेकिन उन फेक केसेस की वैल्यू क्या? और मैं तो इस बात का समर्थक हूँ. इसके ड्राफ्ट रेगुलेशंस में जो सेक्शन 10 था या पैरा 10 था, वो साफ साफ था कि अगर फॉल्स कंप्लेंट है तो उस पर एक्शन होना चाहिए. और मेरा मानना है कि फॉल्स कंप्लेंट्स के बारे में एक मैट्रिक्स होना चाहिए कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है और ये दिख रहा है कि जानबूझ के कर रहा है, सीरियस टाइप से कर रहा है, तो अलग अलग लेवल की पनिशमेंट्स होनी चाहिए. सिर्फ ये कह के देखिए, ड्राफ्ट रेगुलेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करेगा तो पेनल्टी होगी, और यदि वो सीरियस हुआ या बार बार हुआ तो उसके खिलाफ और सीरियस एक्शंस लिए जाएंगे. फाइनल रिपोर्ट में रेगुलेशंस में वो हट गया है. मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए था, लेकिन वो होने ना होने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि प्रोसीजर जो है, SOP जो है, वो साफ साफ लिखा होना चाहिए. जैसे इसमें सिर्फ इतना लिखे कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, पर कंप्लेंट करने के लिए आपको एविडेंस देना है कि नहीं देना है, नहीं लिखा हुआ है. लिखना चाहिए. तो ऐसे मामलों में एविडेंस कैसे देंगे आप? देखिए, ये जमाना बहुत बदल गया है. ये आज का जमाना है जिसमें CCTV कैमरा होना. CCTV तो बहुत दूर की बात है. चश्मे में कैमरा है, फ़ोन में कैमरा है, एक पेन के अंदर कैमरा लगा हुआ है. पेन में आप ऑडियो डिवाइस यूज़ कर सकते हैं.
अगर मुझे पता है कि मेरा डिस्क्रिमिनेशन कोई करता है, तो फिर हैबिचुअल डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा में लिखा हुआ है कि वो चीज़ बार बार होने वाली होनी चाहिए, वो सिर्फ एक इवेंट एक को, सिंगल इंसिडेंट, मतलब ऐसा बहुत क्लियर नहीं, लेकिन उसका भाव ये निकलता है कि जो ऐसा चल रहा है उसमें यह भाव ज़्यादा है। नहीं, बट जैसे आपने एक एग्जांपल दिया ना कि मैं 1 मार्क कम देता हूँ, 2 मार्क कम देता हूँ, इसमें कैसे पता लगेगा? हर चीज़ साबित नहीं हो सकती। हाँ, exactly. लेकिन जितना हो सकता है उतना तो करेंगे। और अगर एक टीचर के बारे में 50 लोग कंप्लेंट करें कि हम सबके नंबर कम हैं, इन सबके नंबर ज़्यादा हैं, एकदम विजिबल है, तो सवाल तो उठ ही जाएगा। तो यही फिर SC/ST प्रोफेसर्स वगैरह कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, GC वाले स्टूडेंट्स हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रोफेसर्स हो जाते हैं हमारे अगेंस्ट। ये रेजिमेंटेशन मेरे ख्याल से कुछ समय तक के लिए हमारे कैंपसेस की एक नेसेसरी इविल है। क्योंकि आज ही मैं एक ऑपेड हम पढ़ इससे रही बच थी नहीं सकते। कि एक ऐसी कैटेगरी की जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है, ऑपेड कॉलम लिखा है, और कहती हैं कि शी जस्ट केम टू क्लास, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, शी केम टू क्लास और उन्होंने कहा कि जस्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही रैंडमली पूछा, व्हाट इज़ योर व्यू अबाउट अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, एंड majority of the students in the class said he took away our right for education. हालांकि क्लास में बैठे हुए हैं, he took away our right for education. So she said कि हम अपने schools में पढ़ाते नहीं हैं why Ambedkar was necessary and what he did for us. So that is why the students who have already come to the university feel that Baba Saheb Ambedkar is a villain. हाँ, ये फीलिंग मैंने देखा है कि जनरल मतलब सवर्ण समाज में बहुत ज़्यादा है। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, महिलाओं में भी फीलिंग ठीक ठाक है, जबकि मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि अम्बेडकर साहब ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी अपने घरों में चूल्हा चौका कर रही होती। जो उन्होंने विमेंस एजुकेशन के लिए किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हिंदू समाज के लिए आया, उन्हीं की वजह से आया। और कैसे आया? हिंदू महिलाओं को जितने राइट्स मिले हैं वो 1954-55 के जो 4 एक्ट्स हैं वो उनकी वजह से आए थे। और कौन लाया था उनको? मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया था उसके विरोध में कि एक्ट नहीं आ रहे थे, फिर नेहरू जी को लाने पड़े फाइनली। ऐसा होता है। हम इतिहास को कैसे समझते हैं, दोनों तरफ के मैं डिस्क्रिमिनेशन कह रही हूँ, प्रोफेसर्स के भी और स्टूडेंट्स के भी। दे से दैट देयर इज एन इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन। इस सब का दुख सिर्फ ये है कि कुल मिला के माहौल ऐसा बन जाता है कि आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं या एक रेजिमेंटेड कॉलोनी में जा रहे हैं जहाँ युद्ध होने वाला है। ये तो है। पर फिर एक बात ये भी है कि कभी कभी सही सिचुएशन तक आने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। या तो नॉर्डिक मॉडल जो इस मामले में है, नॉर्वे जैसे देशों में बड़ा अच्छा मॉडल है, वहाँ कोई कानून नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं है। वहाँ टीचर्स की ट्रेनिंग पे बहुत जोर है। वो बेसिकली 2 काम करते हैं। टीचर्स को लगातार ट्रेनिंग, ऐसे रिफ्रेशर कोर्सेज करवाते हैं ताकि उनको ये समझ में आए कि सेंसिटिविटी क्या है, सबको कैसे साथ में लेके चलना है। दूसरा, वो अपने हर क्लासरूम में, प्राइमरी स्कूल है कोई भी स्कूल हो, हमेशा मिक्स्ड एनवायरनमेंट रखते हैं। अमीर गरीब, इस धर्म के उस धर्म के, इस जाति के उस जाति के बच्चे एक साथ ही पढ़ेंगे। पर वहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी तो थी नहीं ना। हाँ, लेकिन हमारे सोसाइटी में है। लेकिन जितना उनके पास है, कम से कम इंश्योर करते हैं कि हर बच्चे को बचपन से उसका एक्सपोजर मिल जाए। हमारे समाज में जो प्राइवेट स्कूलिंग का सिस्टम है वो प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है कि उसमें एक ही सोशल स्टेटा के लोग एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो स्कूलिंग करके जब बच्चे बाहर निकलते हैं, उनमें से अधिकांश को बाकी धर्मों के बारे में, बाकी क्लासेस के बारे में, मतलब अमीरों को गरीब बच्चों के बारे में नहीं पता होता, गरीबों को अमीरों के बारे में नहीं पता होता। कॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि पहली बार वो आमने सामने आते हैं और उनको एक बड़ा शौक सा लगता है कि समाज ऐसा भी होता है। मेरे ख्याल से जो नॉर्वे जैसे देशों का मॉडल है, पता नहीं वो हम कब कर पाएंगे। अमेरिकन वाला आपने देखा होगा ना, वहाँ पे जो ये दिस होल वोक कल्चर हुआ, उसके बाद मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो सारे रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, और उसके बाद द रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन केम इन एंड उन्होंने सारा उलटफेर कर दिया। एवरीथिंग चेंज्ड ऑल ऑफ अ सडन एंड दे सेड दैट दिस इज अ कोर्स करेक्शन। कुछ लोग कहते हैं कि एक तरफ चला गया था, वोकिज्म हैड गॉन टू सच एन एक्सटेंट, और फिर उसका फिर करेक्शन हो गया। तो करेक्शन हुआ तो फिर बिल्कुल ही पलट दिया सब कुछ। और एंड पीपल इन आवर कंट्री आर सेइंग कि देखो हम उनसे क्यों नहीं सीखते कि वहाँ पे देखो क्या हुआ था और हम वही कर रहे हैं अब। नहीं, पहली बात तो हमारा सिस्टम उनके सिस्टम से काफ़ी अलग है। रिजर्वेशंस हमारे यहाँ होती है, उनके यहाँ नहीं होती है। उनका सिस्टम एकदम अलग काम करता है। उनके तो फेडरल फंडिंग के बेस पे होता है। जो सिविल राइट्स का एक्ट था उनके यहाँ,
उसके बेस पे 1964 में एक रेगुलेशन बना था कि कोई भी संस्था जो फेडरल फंडिंग लेती है उसको 3 बेसिस पर इक्वालिटी इंश्योर करनी होगी। रेस था, रिलीजन था और एक शायद नेशनैलिटी थी, इन 3 बेसिस पर। अभी बल्कि कुछ यूनिवर्सिटी ने कास्ट भी ऐड कर दिया वहाँ पर, ये भी रिसेंट ट्रेंड है। हाँ, वेस्ट कोस्ट में 1-2 ने अभी कैलिफोर्निया स्टेट ऑफिशियली नहीं है, बट हो गया। अनऑफिशियली हो गया था, लड़ाई लड़ी थी, ऑफिशियली हो गया है। एक नेपाल के शख्स हैं, उनका नाम है प्रेम परियार, उद्धरित समाज से आते हैं। प्रेम परियार जब नेपाल गए तो उन्होंने सरनेम हटाया नहीं जानबूझ के, मतलब कई लोग हटा लेते हैं, उन्होंने हटाया। तो नेपाल के ही कुछ सवर्ण लोगों ने उनके साथ शायद एट्रोसिटीज़ की, एट्रोसिटी का मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया। तो उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया, उसमें कुछ नॉन एससी बैकग्राउंड के लोग भी साथ हुए उनके, नेपाल के और भारत के। तो फाइनली कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया, कास्ट को एक बेस मानते हैं। इसके खिलाफ भारत के 2 प्रोफेसर ने केस किया, पर वो केस हार गए क्योंकि लोकस स्टैंडाई नहीं बन पाया, मतलब वो इससे किसी भी रूप में पीड़ित हैं वो साबित नहीं कर पाए। हार्वर्ड ने भी बहुत लिमिटेड फॉर्म में कास्ट को जो मतलब नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉजेज हैं उसमें कहीं कहीं ऐड करना शुरू किया है अभी। हार्वर्ड ने भी कर दिया है। ब्रैंडीज यूनिवर्सिटी शायद सबसे पहले थी, फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया स्टेट के तो कई कैंपस है, 20-30 कैंपस है, सब में उन्होंने अप्लाई कर दिया कास्ट को। वहाँ भी एक मूवमेंट चल रहा है उसका, मतलब सही है गलत अलग बात है, लेकिन एक फैक्ट है कि वहाँ चल रहा है। और ये जो रिपब्लिकन्स कर रहे हैं, देखिए तो 4-4 साल की बात होती है अब 4 साल वो पावर में है, शायद 4 साल जेडी वॉन्स रहेंगे आगे, लेकिन साइकिल का पहिया घूमता रहता है। जब डेमोक्रेट्स आएंगे तो फिर से थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो पर यहाँ पर इंक्लूजन वाला है, पॉलिटिकल पार्टीज यू फील, उसकी वजह ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो वोटर बेस है वो पीड़ित पक्षों का बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में क्या है, जो वाइट्स हैं, वाइट अमेरिकन हैं, उनकी परसेंटेज 75 से 80 के बीच में रहती है। तो अमेरिकन वाइट्स कैन डिसाइड एनीथिंग, बहुत फर्क पड़ता नहीं। अश्वेत 15% के आसपास है मुश्किल से, बाकी सब छोटे छोटे 1%, 0.5%, 2% हैं। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको इंक्लूजन चाहिए, वो इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि अमेरिका की सरकार पलट देंगे। और वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, एक आदमी को चुनना है सिर्फ। यहाँ पे तो कास्ट बेस पे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इतनी सारी। हाँ, क्योंकि रीज़न है ना, ओबीसी कम्युनिटी हमारे यहाँ 52% तो मानी थी मंडल कमीशन ने, जो 1931 के सेंसस के बेस पे था। अब जो सेंसस होगा उसमें लोग अनुमान कर रहे हैं कि इट शुड बी समवेयर बिटवीन 55 to 65, 68 में भी। जैसे बिहार में शायद 68 निकला है अभी सर्वे में, तो 60 भी अगर मान लें। एससी 15 से बढ़ के 15.5, 16 के आसपास हो ही चुके हैं। एसटी 7.5 से बढ़ के 8 हो चुके हैं। तो 24-25 अगर SC/ST मान लें, 60 अगर ओबीसी हैं, तो 85% ऑफ द सोसाइटी इज आइदर SC/ST और ओबीसी। सो इट बिकम्स अ बिगेस्ट वोट। तो फिर ये कमिटीज में भी तो वही ऐसी परसेंटेज रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए ना, अगर सोसाइटी। ये बहुत डिस्प्यूट वाली बात है, क्योंकि कमिटीज में अगर यही परसेंटेज होंगी तो दिक्कत और बढ़ेगी। तो दिक्कत और बढ़ेगी, क्योंकि ये भी है ना कि कॉलेजेस में, प्रोफेसर्स में जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें ये परसेंटेज नहीं चल रही है, ये तो समाज में है। तो मतलब मेरा मानना है कि रिप्रेजेंटेशन सबका होना चाहिए। मेरा ही अपनी समझ है कि जब रिप्रेजेंटेशन सबका होता है ना, जैसे इक्विटी कमेटी में मान लीजिए लिखने की ज़रूरत अगर लग रही है तो एक वाक्य लिख दीजिए कि बाकी कम्युनिटीज़ को भी शामिल किया जाएगा, उसमें क्या परेशानी है। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with स्मिता प्रकाश। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।